अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। हाँ, और आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार अध्ययन सामग्री को डिकोड करने वाले हैं। जी? आज का हमारा जो मिशन है ना, वो है एसएससी जीडी जीएस सुपरसेट 02 के पीडीएफ नोट्स का लाइन बाय लाइन और सीक्वेंस में विश्लेषण करना। और ये जो संपूर्ण रिवीजन 2026 के लिए तैयार किया गया है, जिसे सोनवीर सार रोजगार विद अंकित द्वारा संकलित किया गया है, ये सच में बेहतरीन है। एकदम सही कहा। और हमारा उद्देश्य बस ये है कि जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बिना किसी बोझ के एकदम आसान बातचीत के जरिए ये सारी जानकारी मिल जाए। देखिए, अगर हम इस पीडीएफ की गहराई में जाएं, तो हम पाएंगे कि इसमें भूगोल, कला, संस्कृति, खेल और अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही शानदार संकलन है। हाँ, एक बैलेंस है पूरा। बिल्कुल। और ये किसी भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सिर्फ रटेंगे नहीं, बल्कि चीजों को आपस में जोड़कर समझेंगे। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। शुरुआत करते हैं भूगोल और वैश्विक समझौतों से। और जैसा कि पीडीएफ में एमसीक्यूज दिए गए हैं, हम उसी फॉर्म में इस पर चर्चा करेंगे। ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा। तो पहला एमसीक्यू है, ब्रिक्स का वो कौन सा सदस्य देश है जो रियल मुद्रा का उपयोग करता है? इसका सही उत्तर है ब्राजील। हाँ। और देखिए, याद रखने का एक बहुत सटीक निमोनिक दिया है इसमें। ब्राजील का म्यूजिक रियल है। अरे वाह, ये तो दिमाग में छप जाएगा। ब्राजील का म्यूजिक रियल है ना? इससे मुद्रा और देश कभी अलग नहीं होंगे दिमाग से। बिल्कुल। चलिए अगला एमसीक्यू देखते हैं। सार्क का दक्षिणतम देश कौन सा है जो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है? मालदीव। अगर हम मैप को विजुअलाइज करें तो ये भारत और श्रीलंका के ठीक नीचे स्थित है। मैप से भूगोल बहुत आसान हो जाता है। अब थोड़ा कला और संस्कृति की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो तिब्बती नववर्ष है, जिसमें मुखौटा नृत्य होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे लोसर कहते हैं। लोसर। हाँ, और यहाँ एक बहुत दिलचस्प तथ्य है। तिब्बत का नववर्ष लोसर रहेगा, चाहे वो कहीं भी मनाया जाए। मतलब अगर एग्जाम में राज्य बदल दें तो कंफ्यूज नहीं होना है। एकदम सही। अभी क्लासिकल डांस पर एमसीक्यू है, सत्रिया नृत्य। इसकी मान्यता और इतिहास क्या है? देखिए, इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2000 में मान्यता मिली थी। मतलब ये काफी नया है लिस्ट नए शास्त्रीय लिस्ट में नया है, लेकिन इसका इतिहास 15वीं सदी का है। ये असम के मठों में विकसित हुआ और इसका श्रेय जाता है वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव को। बहुत बढ़िया। अगला सवाल साहित्य से है। तमिल कविता में महाकवि की उपाधि किसे दी गई? ये प्रतिष्ठित उपाधि सुब्रमण्यम भारती को दी गई थी। अच्छा। और इसी पीडीएफ में वैश्विक सम्मेलनों की भी पूरी लिस्ट है जो बहुत कंफ्यूज करती है अक्सर। हाँ, महत्वपूर्ण कॉप सम्मेलनों को एक साथ याद रखना जरूरी है। तो इसका सीक्वेंस क्या है? देखिए, कॉप 28 दुबई में हुआ, कॉप 29 जो 2024 का है वो बाकू अजरबैजान में है, कॉप 30 पेलेम ब्राजील में, और कॉप 31 जो 2026 में होना है वो अंतालिया तुर्की में निर्धारित है। ये सीक्वेंस सीधा मैचिंग वाले सवालों में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब वापस भारतीय त्योहारों पर आते हैं। एक एमसीक्यू है, गणेश जी की पूजा और विसर्जन वाला त्योहार कौन सा है? उत्तर तो गणेश चतुर्थी है, लेकिन यहाँ गुड़ी पड़वा को लेकर भी एक नोट है। हाँ, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र का ही एक प्रमुख त्योहार है जो नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। सही कहा। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। अब कुछ किताबों के एमसीक्यू लेते हैं। पारसी समुदाय पर आधारित फैमिली मैटर्स के लेखक कौन है? रोहिंटन मिस्त्री। और इंडिया विंस फ्रीडम? ये बहुत मशहूर किताब है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की। अगला त्योहार और नदी का कॉम्बिनेशन है। पंपा नदी और प्रसिद्ध नौका दौड़ वाला त्योहार कौन सा है? ये ओणम है, केरल का बहुत बड़ा त्योहार जो 10 दिनों तक चलता है। 10 दिन, ये याद रखने वाली बात है। संगीत के 7 मूल स्वर कौन से हैं? हाँ, ये भी एक एमसीक्यू है। सा रे गा मा पा धा नी, ये तो हमारी संस्कृति का आधार है। और इसके ठीक बाद एक और किताब का सवाल है, अ सूटेबल बॉय किसने लिखी है, जो आजादी के बाद के भारत पर है? विक्रम सेठ ने। अब राज्यों के डांस फॉर्म्स पर आते हैं। फाग नृत्य किस राज्य का है? हरियाणा का। और इसे याद रखना आसान है क्योंकि फाग मतलब फाल्गुन का महीना, यानी होली के समय का नृत्य। अच्छा, तो नाम में ही इसका समय छुपा है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? ये तो बहुत गर्व की बात है। 2022 में गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि, जिसे अंग्रेजी में टोम्ब ऑफ सैंड कहते हैं। हाँ, और अनुवादक का नाम भी उतना ही जरूरी है, डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल, बिल्कुल। एक और नृत्य का एमसीक्यू है, भागवत मेला किस नृत्य से जुड़ा है? कुचिपुड़ी से। इसकी भी कोई ट्रिक है क्या?
बिल्कुल है। निमोनिक है, भागवत में कच्ची पूड़ी खिला दी। अरे वाह, कच्ची पूड़ी से कुचिपुड़ी, बहुत शानदार। ऐसे छोटे छोटे वाक्य बहुत काम आते हैं। पहले हिस्से का आखिरी सवाल लेते हैं। वो कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष कलाकार होते हैं और विस्तृत मुखौटे पहने जाते हैं? कथकली। इसमें 5 प्रकार के वेश होते हैं, जैसे पाचा नायक के लिए होता है और कत्थी खलनायक के लिए। और ये ललित कला के 5 रूपों का संयोजन भी है। हाँ, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि ये सारी प्रदर्शन कलाएं इतिहास से कैसे जुड़ी हैं। तो दूसरा सेक्शन शुरू करते हैं। मणिपुरी नृत्य किस देवता से जुड़ा है? भगवान कृष्ण से। इसमें राधा कृष्ण की रासलीला होती है। और गोतीपुआ किसका पूर्ववर्ती रूप है? मतलब ये किस नृत्य का पुराना रूप है? ये ओडिसी नृत्य का प्राचीन रूप है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में जो नाट्यांजलि उत्सव होता है वो किस देवता को समर्पित है? नाम से ही थोड़ा स्पष्ट है, भगवान नटराज यानी शिव को। ठीक है। साहित्य का एक और एमसीक्यू। वेटिंग फॉर द महात्मा किसने लिखी? आर.के. नारायण ने। और इसी के साथ खुशवंत सिंह की प्रमुख रचनाओं का भी जिक्र है पीडीएफ में। हाँ, उनकी 3 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली और कंपनी ऑफ वुमेन। फिर से डांस पर आते हैं। भंगड़ा के लिए सबसे आवश्यक वाद्य यंत्र कौन सा है? ढोल। बिना ढोल के भंगड़ा अधूरा है। और हमने अभी बात की थी रासलीला शैली में कौन सा शास्त्रीय नृत्य होता है? मणिपुरी। गुजरात के लोक नृत्यों को एक समूह दिया है ऑप्शंस में, वो कौन कौन से हैं? गुजरात में गरबा, डांडिया, भवई और टिप्पानी होते हैं। और गिद्दा? देखिए, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस में गिद्दा डाल देते हैं, लेकिन गिद्दा पंजाब का है, गुजरात का नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट था। अब इतिहास और राजनीति के सवाल लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? 2010 में जुड़ा और 2011 के शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब और किसके समय शुरू हुई? 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय। बॉम्बे के ठाणे, है ना? बिल्कुल। बुराई पर अच्छाई की जीत। और 9 रातों वाला त्योहार कौन सा है? नवरात्रि। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इस पीडीएफ में खो-खो जैसे खेलों का जो इतिहास दिया है वो कमाल का है। हाँ, खेल जगत वाला जो तीसरा सेक्शन है हमारा, जरा उसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, खो-खो का फेडरेशन 1955 में बना था। इसके नियम बहुत साफ है, 9 खिलाड़ी और 8 स्कोरिंग लाइन। और पहली चैंपियनशिप? वो 1959-60 में विजयवाड़ा में हुई थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाला तथ्य ये है कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक में इसका एक प्रदर्शन मैच हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? और उस वक्त भारतीय हॉकी के कप्तान कौन थे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। ये वाकई बहुत शानदार फैक्ट है। अब इसी बात पर ओलंपिक कुश्ती की बात करते हैं। कुश्ती का इतिहास 708 बीसी जितना पुराना है। और आधुनिक रूप में? ग्रीको रोमन कुश्ती 1896 में शामिल हुई और फ्री स्टाइल 1904 में। कबड्डी स्किल्स पर भी एक एमसीक्यू है। इनमें से कौन सी रीडिंग स्किल नहीं है? देखिए, रीडिंग स्किल्स में टो टच, हैंड टच और डुबकी शामिल होते हैं। और जो डैश है? डैश रीडिंग स्किल नहीं है, वो डिफेंड करने का तरीका है। क्रिकेट के सभी 3 प्रारूपों यानी टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना। वर्ष 2025 में 90 मीटर का जैवलिन थ्रो किसने किया? 90.2 मीटर का थ्रो ये नीरज चोपड़ा ने किया था दोहा डायमंड लीग में। इसके साथ ही एशियन गेम्स 2023 का विश्लेषण करना भी जरूरी है। हाँ, भारत का प्रदर्शन कैसा रहा उसमें? कबड्डी में पुरुष टीम ने ईरान को हराया और महिला टीम ने चीनी ताइपे को हराकर गोल्ड जीता। और कुल मेडल? भारत ने कुल 107 पदक जीते, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, और भारत चौथे स्थान पर रहा। पहले पर चीन था, है ना? हाँ। भारत के लिए एशियन गेम्स में पहला गोल्ड किसने जीता था? ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है। बहुत ज्यादा। लोग मिल्खा सिंह सोचते हैं, लेकिन सही जवाब है सचिन नाग, जिन्होंने तैराकी में जीता था। और मिल्खा सिंह जी ने कब जीता था? उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 1958 में पहला गोल्ड जीता था। ये फर्क बहुत जरूरी है याद रखना। और जो पहले एशियन गेम्स हुए थे 1951 में, उसमें भारत 51 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर था और जापान पहले पर। पहली रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कब हुई थी? 1904 में वियना में, और उसमें सिर्फ ग्रीको रोमन कुश्ती थी। कबड्डी के मैचों की टाइमिंग पर भी सवाल आता है। हाँ, पुरुषों के लिए ये 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के। पेरी शब्द किस खेल से जुड़ा है? पेरी तलवारबाजी से जुड़ा है, जिसे अंग्रेजी में फेंसिंग कहते हैं। हॉकी के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स भी बता दीजिए जो पीडीएफ में हैं। पेनल्टी कॉर्नर, ड्रैग फ्लिक, बुली, स्कूप और शूटिंग सर्कल। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स डोपिंग मामले में कौन विफल रहा था? रानी यादव।
और नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने की वजह से एक नया दिवस मनाना शुरू हुआ है। हाँ, भाला फेंक दिवस। बिल्कुल, 7 अगस्त को। और मजे की बात यह है कि इसी दिन हथकरघा दिवस भी होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी, लेकिन मुख्यालय काठमांडू में है। फुटबॉल गोल पोस्ट के डायमेंशंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई 2.44 मीटर होती है और चौड़ाई उसकी 3 गुना यानी 7.32 मीटर। नीरज चोपड़ा आर्मी में भी है ना? हाँ, राजपुताना राइफल्स में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल है। राष्ट्रीय खेलों के होस्ट भी मैच करने को आते हैं तो लिस्ट सुनिए। 35वें केरल में हुए थे 2015 में, 36वें गुजरात में, 37वें गोवा में, और जो आगामी है 38वें उत्तराखंड में 2025 में और 39वें मेघालय में 2027 में निर्धारित हैं। बास्केटबॉल से जुड़ा एक एमसीक्यू है, शॉट क्लॉक नियम किस खेल में होता है? ये बास्केटबॉल का ही नियम है। तो इस सब का क्या मतलब है? इतने सारे फैक्ट्स को एक साथ कैसे याद रखें? यही तो बात है, चीजों को लिंक करना है। जैसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में नई दिल्ली में हुई। और विश्वनाथन आनंद के रिकॉर्ड्स भी हैं। हाँ, वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने 1988 में। पहले खेल रत्न विजेता भी वही हैं। खेलों में पहले पद्म विभूषण भी उन्हें मिला। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और रैपिड किंग। सही कहा। एशियन हॉकी और क्रिकेट के मुख्यालय कहाँ हैं? हॉकी का कुआलालंपुर में है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का कोलंबो में। एशियन गेम्स जिम्नास्टिक्स में भारत का पहला मेडल किसने जीता? आशीष कुमार ने। 1951 के गेम्स में भारत ने सबसे ज्यादा कांस्य पदक जीते थे, 20 कांस्य। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला मेडल अंजू बॉबी जॉर्ज ने जीता था 2003 पेरिस में। टॉप यूरोपियन लीग में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन है? गुरप्रीत सिंह संधू। और खो-खो वर्ल्ड कप 2025 नई दिल्ली में होगा। क्रिकेट का एक नियम है विकेट कीपर को लेकर, वो क्या है? नियम यह है कि सिर्फ विकेट कीपर ये हाथों का उपयोग कर सकता है और वो हमेशा बल्लेबाज के पीछे खड़ा होता है, गेंदबाज के पीछे नहीं। शतरंज में ऊंट यानी बिशप कैसे चलता है? वो हमेशा तिरछा चलता है और एक ही रन के वर्क पर रहता है। अब सचिन तेंदुलकर की टाइमलाइन देखते हैं, जो एग्जाम में बहुत आती है। अर्जुन पुरस्कार कब मिला था उन्हें? 1994 में, फिर खेल रत्न 97-98 में, पद्मश्री 99 में, पद्म विभूषण 2008 में और भारत रत्न 2014 में। अब थोड़ी बैंकिंग और इकोनॉमी की बात करते हैं। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो पैसा या सोना होता है जो बैंक अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास नकद रूप में रखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर एक MCQ है। इसका मतलब है अगला सर्वोत्तम विकल्प जो आपने छोड़ दिया। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या है? जब सरकार अपना खर्च बढ़ाती है और टैक्स कम कर देती है ताकि बाजार में पैसा बढ़े। टैरिफ और यूनिकॉर्न। टैरिफ तो आयात पर लगने वाला कर है और यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो जाए। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो नाबार्ड जैसी संस्थाओं को समझना जरूरी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को शिवरमण समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में। इसके पहले अध्यक्ष M रामकृष्णैया थे और अभी शाजी केवी हैं। रीजनल रूरल बैंक्स यानी RRB के बारे में क्या तथ्य हैं? ये 2 अक्टूबर 1975 के अध्यादेश से बने थे। M नरसिम्हन समिति थी और पहला बैंक मुरादाबाद का प्रथमा बैंक था। साहित्य के कुछ और सवाल भी हैं इसमें, जैसे सिलप्पतिकारम। ये तमिल महाकाव्य है ना? किसने लिखा है? इलंगो अडिगल ने। और मार्गरेट एटवुड की किताबें हैं द टेस्टामेंट्स और द ब्लाइंड असैसिन। ओरहान पामुक की किताब। उनकी किताब स्नो तुर्की धर्मनिरपेक्षता पर बहुत मशहूर है। चलिए चर्चा को समेटते हुए इतिहास और संविधान पर नजर डालते हैं। ऋग्वेद क्या है? ये देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इब्न बतूता के यात्रा वृतांत का क्या नाम है? किताबुल रेहला। द इंग्लिश पेशेंट किसने लिखी? माइकल उंडात्से ने। और कश्मीर के इतिहास पर राजतरंगिणी? ये कल्हड़ ने लिखी थी। संविधान में मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ था वो किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे 11वां मौलिक कर्तव्य जुड़ा था जो शिक्षा से संबंधित है। आपातकाल में कौन से अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 20 और 21। और अनुच्छेद 33 क्या करता है? ये सशस्त्र बलों के अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। संस्कृति के कुछ आखिरी सवाल। ओणम क्यों मनाया जाता है? राजा महाबली की वापसी की याद में। तेलंगाना का बोनालू त्योहार। ये देवी महाकाली को समर्पित है। और उड़ीसा का रजो पर्व। ये बहुत अनोखा है। ये पृथ्वी माता के मासिक धर्म के सम्मान में मनाया जाता है।
इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, जो हमारा आज का होमवर्क प्रश्न भी है। तो होमवर्क प्रश्न क्या है श्रोताओं के लिए? सवाल ये है कि असम में कामाख्या देवी का जो अंबुबाची मेला लगता है वो किस महीने में लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आज के इस गहन विश्लेषण में हमने नृत्य, खेल के रिकॉर्ड, बैंकिंग नियमों से लेकर संविधान तक के तथ्यों का एक शानदार सफर तय किया। जाते जाते बस एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरा सोचिए कि अंबुबाची मेला या रजो पर्व जैसे त्योहार कैसे प्रकृति और मानवीय विश्वासों का इतना गहरा संबंध दर्शाते हैं। क्या ये सिर्फ परंपराएं हैं या प्राचीन विज्ञान का कोई हिस्सा? इस पर खुद विचार करें और खोजें। जय हिंद, जय भारत।